वेलकम टू द एजुकेशन एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है और वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कौन कौन सी मेथड किस तरीके से यूज़ करनी है और कौन सी मेथड में कौन से फार्मूला अप्लाई होती है, हमने वो सब लास्ट वीडियो में देख लिया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देख ले, तभी आपको समझ में आएगा कि शेयर की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है और कौन सी मेथड है और कौन सी मेथड में कौन सी फार्मूला यूज़ करनी होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए हमने VNSU 2015 मार्च अप्रैल के एग्ज़ाम के अंदर जो एग्जाम्पल आया है, हम तीनों मेथड यूज़ करके शेयर की वैल्यू कैसे फाइंड करने हैं वो देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के अंदर प्रैक्टिकली आपको तीनों मेथड यूज़ करके शेयर की पर्टिकुलर वैल्यू कैसे फाइंड करनी होती है। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। बैलेंस शीट ऑफ जिंदाल लिमिटेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2014 एंड द बैलेंस शीट फर्स्ट द साइड ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल दे गिवन 6% 30,000 preference shares, then 50,000 equity shares, then debentures, provident fund, creditors and bills payable. And the other side of balance sheet there are assets. Assets are goodwill, land and buildings, furniture, stock, provident fund, investment, debtors and cash bank. And the other additional information are: first number is goodwill value at 1,50,000. Number 2, the market price of land buildings is 3,99,752 rupees more than its original price. Consider market price for the valuation of share. It was purchased on 1st April 2011. Charge 10% depreciation as diminishing method. Number 3 is the market price of 20% of stock is 30% less. Number 4, the average annual profit is 2,76,000 and it was before 50% taxes. Number 5, the normal return applicable to this type of business is 10%. फाइंड आउट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी हमें यहाँ पर इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू फाइंड करनी है। और हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जब भी आपको फेयर वैल्यू फाइंड करनी हो तो उससे पहले आपको इंट्रिंसिक वैल्यू या इंटरनल वैल्यू फाइंड करनी होती है, उसके बाद मार्केट वैल्यू, फिर आखिर में आपको फेयर वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि फेयर वैल्यू की फॉर्मूला के अंदर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू यानी इंटरनल वैल्यू, फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू चाहिए, फिर तब जाकर आपको फेयर वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हम फाइंड करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू यानी इंटरनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो उसके लिए हम जनरली नेट एसेट्स मेथड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर पहले हम टोटल एसेट्स एट रियलाइजेबल अमाउंट के ऊपर लेते हैं, यानी उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो लेते हैं। उसके अंदर से जितनी भी लायबिलिटीज़ है वो हमें माइनस करनी होती है, डिडक्ट करनी होती है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड देन इफ़ देयर इज़ नोशन कॉल, तो नोशन कॉल हम प्लस करते हैं। अब हम नेट एसेट फाइंड करेंगे। तो पहले एसेट्स है गुडविल, और गुडविल के बारे में हमें फर्स्ट नंबर में कहा गया है गुडविल वैल्यू एट 1,50,000, यानी गुडविल की वैल्यू 1,50,000 है। तो हम यहीं पर वही वैल्यू लेंगे, ना कि जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू दी हुई है 1,70,000। रिमेंबर, हमें नेट एसेट्स के लिए उसकी रियलाइजेबल वैल्यू लेनी है, उसकी बैलेंस शीट के अंदर यानी जो बुक वैल्यू है हमें वो लेना नहीं है। तो यहाँ पर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है 1,50,000, तो हम वही यहाँ पर लेंगे, गुडविल इज़ 1,50,000। फिर उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर है लैंड एंड बिल्डिंग्स। तो ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें इसे फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमें पॉइंट्स नंबर 2 दिया गया है, जिसके अंदर कहा है उन्होंने द मार्केट प्राइस ऑफ लैंड बिल्डिंग्स इज़ 3,99,752 रुपीज़ मोर देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। यानी जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग्स है जिसकी बुक वैल्यू हमारे पास है 3,55,750 रुपीज़ एट बैलेंस शीट प्राइस। तो ये वैल्यू बुक वैल्यू है। हमको कहा है
कि जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है उसके अंदर हमें 3,99,752 रुपीज़ प्लस करना है, तब जाकर हमें उसकी रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास अभी उसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं है, हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग्स की जो प्राइस है वो उसकी बुक वैल्यू है जो बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है। कंसिडर मार्केट प्राइस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर, यानी हमें जो लैंड एंड बिल्डिंग्स है उसकी मार्केट प्राइस फाइंड करनी है और उसी की मार्केट वैल्यू यानी रियलाइजेबल वैल्यू हमें नेट एसेट फाइंड करने के लिए लेनी है। फिर उसके बाद है इट वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2011 एंड चार्ज 10% डेप्रिसिएशन एज डिमिनिशिंग मेथड। पहले हम पूरा पॉइंट समझ लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग्स है उसकी ओरिजिनल प्राइस यानी जो मार्केट प्राइस है उसकी ओरिजिनल प्राइस से 3,99,752 रुपीज़ ज़्यादा है। हमारे पास उसकी ओरिजिनल प्राइस यानी परचेजिंग प्राइस नहीं है। ओरिजिनल प्राइस मीन्स के जब हमने वो एसेट्स परचेज की थी तो उस वक्त हमने उसको कितना पे किया हुआ था वो अमाउंट हमारे पास नहीं है। हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर जो अमाउंट है वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू दोनों डिफरेंस है। हमारे पास बुक वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। फिर उसके बाद आगे कहा है कि हमने ये एसेट्स यानी लैंड एंड बिल्डिंग्स 1 अप्रैल 2011 को परचेज़ की हुई थी और यही एसेट्स के ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग मेथड से काउंट किया है। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे जिसके अंदर लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग्स जब उसकी बुक वैल्यू है 3,55,752 रुपीज़ ऑन द डेट 31 मार्च 2014, यानी 31 मार्च 2014 की बुक वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग्स की है 3,55,752 रुपीज़। हमारे पास उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है तो हम सपोज करेंगे, अज्यूम करेंगे ओरिजिनल प्राइस और परचेजिंग प्राइस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स इज़ 100 रुपीज़, जो कि परचेजिंग डेट है उसकी 1 अप्रैल 2011। अब हमें डिमिनिशिंग मेथड से 10% डेप्रिसिएशन पर ईयर काउंट करना है। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 100 रुपीज़ का 10% 10 रुपीज़। अब 100 में से डेप्रिसिएशन 10 रुपीज़ माइनस होगा तो हमें उसकी वैल्यू मिलेगी 90 रुपीज़, जिसकी डेट है 31 मार्च 2012 की। फिर सेकंड ईयर के हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, अब 90 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन 10% करके मिलेगा 9 रुपीज़। अब 90 में से 9 रुपीज़ डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें 31 मार्च 2030 की वैल्यू मिलेगी 81 रुपीज़। अब यही 81 रुपीज़ में से फिर हम डेप्रिसिएशन 10% माइनस करेंगे तो 81 का 10% होता है 8.1 रुपीज़। अब 81 में से 8.1 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 31 मार्च 2014 की और वो है 72.90 रुपीज़। अब समझ लेते हैं इसके ऊपर से हमें ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगा तो देख लो। हमारे पास बुक वैल्यू की एग्जैक्ट प्राइस है 3,55,752 रुपीज़, जिसकी डेटेड है 31 मार्च 2014। और जो हमने अज्यूम किया हुआ है, सपोज किया हुआ है, उसके ऊपर से हमें 31 मार्च 2014 की अज्यूम वैल्यू आफ्टर द डेप्रिसिएशन मिली है 72.90 रुपीज़ एंड द ओरिजिनल प्राइस एज अ अज्यूम प्राइस इज़ 100 रुपीज़। तो इसी कैलकुलेशन के बिहाफ पर हम लैंड एंड बिल्डिंग की ओरिजिनल प्राइस फाइंड करेंगे। तो वो कुछ इस तरीके से होगा, इफ़ बुक वैल्यू इज़ 72.90 रुपीज़ देयर ओरिजिनल प्राइस इज़ 100 रुपीज़। यानी अगर बुक वैल्यू 72.90 रुपीज़ है तो उसकी ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज़ है। अगर इसकी बुक वैल्यू 3,55,752 रुपीज़ हो तो उसकी ओरिजिनल प्राइस यानी परचेजिंग प्राइस कितनी होगी। तो इन तीनों का कैलकुलेशन करके हमें आंसर मिलेगा 4,88,000, जो है उसकी ओरिजिनल प्राइस। यानी ओरिजिनल प्राइस मीन्स के हमने जब 1 अप्रैल 2011 को ये बिल्डिंग परचेज़ की हुई थी उस वक्त उसकी वैल्यू 4,88,000 होगी। अब इसके ओरिजिनल प्राइस के अंदर 3,99,752 रुपीज़ प्लस करना है। तो हम प्लस करेंगे प्लस 3,99,752 रुपीज़। तो अब दोनों का
आंसर यानी एडिशन करके हमें आंसर मिल जाएगा 8,88,752 रुपीज़, जो है उसकी मार्केट वैल्यू। तो इस हिसाब से हमें लैंड एंड बिल्डिंग के रियलाइजेबल वैल्यू और मार्केट वैल्यू मिल गई है 8,87,752 रुपीज़। तो अब हम हमारी कैलकुलेशन के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग के सामने लिख लेते हैं उसकी वैल्यू 8,87,752 रुपीज़। फिर उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर है फर्नीचर, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है। एज अ बैलेंस शीट में अंदर जो दिया हुआ है वही हमें लेना है, जो है 1 लाख रुपीज़। फिर उसके बाद है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, जो है 60,000। फिर उसके बाद है स्टॉक। अब स्टॉक के लिए हमें 3rd नंबर का पॉइंट दिया हुआ है, जिसके अंदर है द मार्केट प्राइस ऑफ 20% ऑफ स्टॉक इज़ 30% लेस। अब हम इसको भी समझ लेते हैं। तो इसके अंदर कहा गया है कि हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर जो 2 लाख का स्टॉक है उसके अंदर से 20% स्टॉक की वैल्यू 30% कम है, यानी अब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के अंदर लिख लेते हैं स्टॉक, जिसकी टोटल प्राइस है 2 लाख। अब टोटल स्टॉक 2 लैक्स को हमें 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। फर्स्ट है 20% पार्ट, यानी 2 लाख का 20% होगा 40,000। जैसे एग्जाम्पल के अंदर कहा गया है पॉइंट नंबर 3 इज़ 20% ऑफ स्टॉक इज़ 30% लेस, यानी ये 20% स्टॉक जो 40,000 है उसकी वैल्यू 30% कम है। तो 40,000 का 30% मिलेगा, जो होगा 12,000, जो हमें डिडक्ट करना है 40,000 के अंदर से। तो नीचे लिखते हैं माइनस 12,000 जो हमें डिडक्ट करना है। तो 40,000 के अंदर से 12,000 जब हम माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी 28,000। फिर उसके बाद जो बाकी का स्टॉक है, यानी 2 लाख का 80% जो स्टॉक बचा है तो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो 2 लाख का 80% स्टॉक होता है 1,60,000। अब जो 80% स्टॉक 1,60,000 मिला है उसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस करना नहीं है, उसकी वैल्यू एज इट इज़ ही लेनी है। तो टोटल स्टॉक हमारे पास कितना हुआ, फर्स्ट 20% स्टॉक की वैल्यू अब हमें लेनी है 28,000 एंड अदर 80% स्टॉक की वैल्यू एज इट इज़ है 1,60,000। तो दोनों का प्लस करेंगे तो हमें टोटल स्टॉक मिल जाएगा 1,88,000। अब हम कैलकुलेशन के अंदर यही स्टॉक लिख लेते हैं, स्टॉक के सामने 1,88,000। फिर उसके बाद है डेप्टर्स, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। तो बैलेंस शीट के अंदर जो दिया हुआ है वही वैल्यू हमें लेनी है, डेप्टर्स या इज़ इक्वल टू 2 लाख। देन फिर उसके बाद है कैश एंड बैंक्स, जिसकी वैल्यू है 64,248 रुपीज़। इसी तरीके से हमें टोटल एसेट्स मिली है 60,50,000। अब इसके अंदर से हमें माइनस करना है, डिडक्ट करना है ऑल लायबिलिटीज़। तो देखो बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट लायबिलिटीज़ है डिबेंचर्स, जिसकी वैल्यू है 2 लैक्स। फिर उसके बाद है प्रोविडेंट फंड, उसकी वैल्यू है 60,000। देन क्रेडिटर्स, उसकी वैल्यू है 50,000। देन बिल्स पेबल और उसकी वैल्यू है 40,000 और टोटल लायबिलिटीज़ मिलती है 3,50,000। अब 16,50,000 में से हमें टोटल लायबिलिटीज़ 3,50,000 माइनस करना है तो हमें वैल्यू मिलेगी 30। अब इस 13 लाख के अंदर से हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करना है, तो माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसकी वैल्यू है ₹3 लाख। अब 13 लाख के अंदर से 3 लाख डिडक्ट करेंगे तो हमें नेट एसेट्स मिल जाएगी ₹10 लाख, यानी नेट एसेट्स की वैल्यू मिली है 10 लाख रुपीज़। अब देखो यहीं पर कोई नोशंस कॉल नहीं है, अगर नोशन कॉल होता तो उसको हमें यहाँ पर एडिशन यानी प्लस करना पड़ता, फिर उसके बाद हमें नेट एसेट्स मिलती। तो नेट एसेट्स हमें मिल गई है 10 लाख रुपीज़। अब नेट एसेट्स के हिसाब से हम शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करेंगे या इंटरनल वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करनी है और उसकी फार्मूला है नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमारे पास नेट एसेट्स है 10 लाख रुपीज़ और इक्विटी शेयर्स का नंबर्स है 50,000 इक्विटी शेयर्स। तो फार्मूला के अंदर दोनों वैल्यू लिख लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नेट एसेट्स 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 50,000 इक्विटी शेयर। तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू और इंटरनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर मिलेगा 20 रुपीज़। तो इस हिसाब से हमें शेयर की इंटरनल वैल्यू मिली है 20 रुपीज़। अब हम फाइंड करेंगे शेयर की मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले फाइंड करना होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसके लिए 4th नंबर के पॉइंट के अंदर कहा है द एवरेज एनुअल प्रॉफिट इज़
2,76,000 बिफोर 50% टैक्स, यानी जो ये एवरेज 2,76,000 प्रॉफिट है वो 50% टैक्स से पहले का है। तो पहले इसके अंदर से हमें टैक्सेस माइनस करने हैं, फिर उसके बाद हमें इसके अंदर से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं अर्निंग बिफोर टैक्सेस और उसकी वैल्यू है 2,76,000, फिर माइनस करेंगे यानी डिडक्ट होगा माइनस 50% टैक्सेस, और 2,76,000 का 50% होता है 1,38,000, और दोनों को डिडक्ट करके हमें आंसर मिलेगा जो होगा हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस और उसकी वैल्यू है 1,38,000। फिर उसके अंदर से हमें प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड काउंट किया जाता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर से। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख और प्रेफरेंस डिविडेंड जो रेट है उसका है 6%, यानी 3 लाख का 6% जो होगा वो डिविडेंड कहा जाएगा। तो 3 लाख का 6% होता है 18,000। अब 1,38,000 में से डिविडेंड 18,000 डिडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और उसकी वैल्यू है 1,20,000। तो ये हो गया प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो हमारा है फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप है जिसके अंदर हमें फाइंड करना होता है रेट ऑफ डिविडेंड, और उसकी भी फॉर्मूला है द रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मिला है 1,20,000 एंड पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट के अंदर है वो है 5 लाख रुपीज़। तो दोनों वैल्यू फॉर्मूला के अंदर लिख लेते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 1,20,000 प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इज 5 लाख। अब तीनों का कैलकुलेशन करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमें रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा और वो है 24%। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, तो उसके लिए भी उसके फॉर्मूला है द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ डिविडेंड हमें सेकंड स्टेप के अंदर मिला है 24%। देन उसके बाद है पेड अप वैल्यू ऑफ अ शेयर जो बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ है वैल्यू ऑफ अ शेयर, यानी एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज़, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो एग्जाम्पल के पॉइंट नंबर 5 के अंदर है 10%। यानी तीनों वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब तीनों वैल्यू सिर्फ फॉर्मूला के अंदर लिखनी है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड 24%, paid up value of a share 10 rupees and divided by expected rate of return is 10%। तो तीनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मिलेगा और वो है 24 रुपीज़। तो मार्केट वैल्यू और इंटरनल वैल्यू दोनों मिल गई है। तो इसी के हिसाब से दोनों के हिसाब से हम फाइंड करेंगे शेयर की फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू ऑफ अ इक्विटी शेयर जिसकी फॉर्मूला है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमें फर्स्ट कैलकुलेशन के हिसाब से मिली है 20 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू है 24 रुपीज़। दोनों वैल्यू इसी फॉर्मूला के अंदर लिखना है, अप्लाई करना है। तो फेयर वैल्यू इज इक्वल टू 20 रुपीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू 24 रुपीज़ एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इसके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को प्लस करना है, तो हमें दोनों का प्लस मिलेगा, यानी 20 प्लस 24 मिलेगा 44 रुपीज़, और ये 44 रुपीज़ को 2 से डिवाइड करना है। तो हमें इसके बाद यानी आखिर में फेयर वैल्यू मिल जाएगी 22 रुपीज़। तो ये हो गई हमारी फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन, जिसके लिए हमने पहले शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू और फिर उसके बाद उसके मार्केट वैल्यू फाइंड की, तब जाकर हमको आखिर में इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू मिल गई। तो ये एग्जांपल हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। आई होप आप सबको इस वीडियो के अंदर शेयर की फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्रैक्टिकली भी उसकी वैल्यू कैसे फाइंड किया हुआ है, किस तरीके से शेयर की मार्केट वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू फाइंड करते हैं उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आई होप आप सबको इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए हमें पूछ सकते हैं। हम उसको एक्सप्लेन करने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई और एग्जांपल जो VNSGU का होगा उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।